नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई है। ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार की जगह ले चुके हैं। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर नियुक्ति समिति की बैठक में पहली बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से शामिल हुए, लेकिन उन्होंने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और समिति की प्रक्रिया का विरोध किया है। राहुल गांधी ने 18 फरवरी की दोपहर अपनी असहमति को ट्विटर पर ही सबके लिए साझा कर दिया, जिससे अब पता चल सकता है कि उनके विरोध का आधार क्या था। अभी तक उनकी बातों को लेकर सूत्रों के हवाले से मीडिया में रिपोर्ट की जा रही थी। राहुल गांधी ने असहमति पत्र को संलग्न करते हुए लिखा है, अगले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए चल रही मीटिंग के दौरान मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अपना असहमति पत्र दिया। एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे जरूरी पक्ष यह है कि वह चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कार्यपालिका की दखल से आजाद हो। सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करके और चीफ जस्टिस को कमेटी से हटाकर मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता को लेकर करोड़ों मतदाताओं के मन में चल रही चिंताओं को और बढ़ा दिया है। बतौर नेता प्रतिपक्ष बाबा साहब अंबेडकर और देश के निर्माताओं के आदर्शों का पालन करना और सरकार की जिम्मेदारी तय करना मेरा कर्तव्य है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का इस तरह से आधी रात को फैसला कर नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना अपमानजनक भी है और अभद्र भी, जबकि इस समिति की संरचना और प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 48 घंटे से भी कम समय में इस पर सुनवाई होने वाली है। 18 फरवरी की सुबह वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की कि बुधवार को 41 नंबर पर लिस्ट किए गए इस केस को नंबर 1 पर सुना जाए। बेंच की तरफ से कहा गया कि बाकी केसों के हिसाब से तय किया जाएगा कि इसे कब सुनना है। राहुल गांधी का सवाल केवल राहुल गांधी का नहीं है, यह चुनाव आयोग से जुड़ा सवाल है और हर एक मतदाता का सवाल होना चाहिए। आपको देखना यह है कि क्या नियुक्ति की जो प्रक्रिया मोदी सरकार ने बनाई है वो राजनीति से मुक्त नजर आती है। अब इस कमेटी में प्रधानमंत्री हैं और उनके द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय मंत्री। क्या यह संभव है कि केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री से किसी भी नाम पर असहमति जता देंगे? आपने कब सुना है कि मोदी मोदी करते रहने वाले मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से कभी अलग राय रखी हो? तो कमेटी के ढांचे से ही साफ हो जाता है कि असहमति का कोई चांस नहीं। नेता प्रतिपक्ष असहमत होंगे तो उसका कोई मोल नहीं होगा। राहुल गांधी के असहमति के बावजूद ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कर दी गई। अनूप बरनवाल केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सरकार से मुक्त एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के रूप में देखा है। अगर इसके आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार का दखल रहेगा, प्रधानमंत्री और उनके द्वारा तय केंद्रीय मंत्री का दखल रहेगा, तब कैसे मान लिया जाए कि चुनाव आयोग कार्यपालिका यानी सरकार से मुक्त है और स्वतंत्र है? राहुल गांधी ने अपनी असहमति को सार्वजनिक करते हुए फिर से इस बहस को सामने लाया है। 17 फरवरी के अपने असहमति पत्र में राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से जो कहा है उसका हिंदी अनुवाद हम यहां पढ़ने जा रहे हैं। राहुल गांधी लिखते हैं कि जून 1949 में संविधान सभा में स्वतंत्र चुनाव आयोग के गठन पर बात करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के काम में कार्यपालिका की दखल के बारे में चेताया था। कार्यपालिका की दखलंदाजी से आजाद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का मूलभूत पहलू है उसके चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने फैसला दिया कि इन सभी की नियुक्ति एक ऐसी समिति द्वारा की जानी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के चीफ जस्टिस शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में करोड़ों मतदाताओं की बेचैनी देखी जा सकती थी, जो भारत की चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को लेकर चिंतित हैं। पब्लिक सर्वेक्षणों में भी पाया गया है कि भारत की चुनावी प्रक्रियाओं और संस्थाओं में मतदाताओं का विश्वास कम होता जा रहा है। अफसोस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ समय बाद ही अगस्त 2023 में भारत सरकार ने एक विधेयक की अधिसूचना जारी कर दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसकी भावनाओं को किनारे कर दिया गया। सरकार ने नियुक्ति के लिए बनाई जाने वाली समिति का पुनर्गठन किया और चीफ जस्टिस को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भावनाओं का घोर उल्लंघन है। इस सरकारी आदेश को एक पीआईएल द्वारा चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे इस मसले पर 19 फरवरी 2025 को सुनवाई करना चाहते हैं। मीटिंग की शाम यह सुनवाई 48 घंटे से भी कम समय में
होने वाली थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक टाला जाए और यह मीटिंग बाद में रखी जाए। जिस समय इस समिति की संरचना और अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली हुई है और उस पर सुनवाई होने वाली है, उस समय इस समिति का नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना इस देश के संस्थानों और निर्माताओं के प्रति अपमानजनक और अभद्र होगा। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर केवल सरकार की मुहर है। उनका चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की पसंद के आधार पर किया गया। राहुल गांधी ने तो इसी का विरोध किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक रुक जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने तंज करते हुए ट्वीट किया है कि श्री अमित शाह जी को भारत का नया चुनाव आयुक्त बनने की बधाई। देश को पूरा भरोसा है कि आपके कुशल नेतृत्व में चुनाव आयोग को बीजेपी की इकाई बनाने का उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाएगा। दोस्ताना चेतावनी यह है कि 2026 में बंगाल को लेकर सजग रहिए, आप कामयाब नहीं होंगे। एक बड़ा सवाल है, अब अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की सहमति से ही होनी है, तो नेता प्रतिपक्ष को उसमें रखने की क्या जरूरत? जब उनकी असहमति के बाद भी सरकार की ही चलनी है, तो नेता प्रतिपक्ष को रखने का ढोंग क्यों किया जा रहा है? जिस तरह से चीफ जस्टिस को नियुक्ति की समिति से हटाया गया, उसी तरह से नेता प्रतिपक्ष को भी हटा दीजिए, या फिर समिति का ढांचा ऐसा रखिए कि संतुलन दिखाई दे। क्या चीफ जस्टिस को शामिल करने से पारदर्शिता और तटस्थता आ जाती है? यह एक खुला प्रश्न है। चीफ जस्टिस सीबीआई की चीफ की नियुक्ति की समिति में तो होते ही हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना कि सरकार ने जो नाम आगे बढ़ाया, चीफ जस्टिस ने उसका विरोध किया? सवाल है कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या आपको भरोसा दिलाती है कि यह राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त है? सरकार ने क्यों नहीं सोचा कि भारत के चीफ जस्टिस की जगह किसी और तटस्थ व्यक्ति को भी रख लिया जाता, ताकि चयन समिति में केवल उसका पलड़ा भारी ना रहे? राहुल गांधी ने इस बारे में अपना मत लोकसभा में ही जाहिर कर दिया था, जब वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी भी वहां बैठकर सुन रहे थे। In a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me, 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I am only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there, there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. इसके पहले जब चीफ जस्टिस चयन समिति के सदस्य नहीं थे, तब राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सुझाव पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती थी। उस प्रक्रिया से अच्छे चुनाव आयुक्त भी मिले और औसत भी। जेएम लिंगदो और टीएन शेषन उसी प्रक्रिया से आए, लेकिन निश्चित रूप से वह व्यवस्था सही नहीं थी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सरकार का नियंत्रण हो ही जाता था, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे जारी नहीं रखा। लेकिन मोदी सरकार ने जो सिस्टम बनाया, उसमें भी सरकार का ही पलड़ा भारी है। तब फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और फैसले से क्या बदला? अमेरिका में जब संवैधानिक और सार्वजनिक महत्व की संस्थाओं पर नियुक्ति होती है, तो उनका बाकायदा कांग्रेस यानी वहां की संसद में इंटरव्यू होता है, सबके सामने सुनवाई चलती है, उनसे सवाल जवाब होते हैं। उस पूरी प्रक्रिया को वहां की जनता देखती है, प्रेस में छपता है कि किस आधार पर विरोध हुआ और अपने बचाव में उम्मीदवार ने क्या जवाब दिया। भारत में यह सब पता भी नहीं चलता। मोदी सरकार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर क्या कर सकती है, इसे समझने के लिए आप केवल उस समय की टिप्पणियों को उठाकर देख लीजिए जब सुप्रीम कोर्ट में अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त बनाने को लेकर चुनौती दी गई थी। केवल इस एक मामले में नहीं, बल्कि किस तरह से ईडी के निदेशक को कई साल से सेवा विस्तार दिया जाता रहा, तब उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा था। इसके बाद आपको यह समझने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि सरकार इन संस्थाओं को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है या इन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट देना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में जब रातों रात अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने के मामले में सुनवाई चल रही थी, तब कोर्ट के सवाल से साफ हो जाता है कि सरकार की नजर चुनाव आयोग पर पड़ चुकी थी। इस मामले में एडीआर ने याचिका दायर की और वकील थे प्रशांत भूषण।
कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा था कि इनके चयन में इतनी जल्दी क्यों मचाई गई। कोर्ट ने सरकार से 24 घंटे के भीतर जानकारी मांगी कि बताए कि यह सब कैसे हुआ। जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि चयन को लेकर कोई नियम नहीं है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि क्या आपकी प्रक्रिया से ऐसे व्यक्ति का चुनाव हो सकता है जो स्वतंत्र हो। हमें ऐसे चुनाव आयुक्त चाहिए जो यस मैन ना बने, जो घुटने पर रेंगे नहीं बल्कि जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई करे। सरकार का यह तर्क था कि 4 अफसरों के बैच में अरुण गोयल सबसे युवा हैं, इसलिए उनका चयन ठीक रहेगा ताकि लंबे समय तक पदभार संभाल सकें। मगर प्रशांत भूषण ने कहा कि 1985 के उनके बैच में कई अफसर उनसे भी युवा हैं, उनके नाम पर विचार क्यों नहीं किया गया। अरुण गोयल के रूप में भारत सरकार ने एक युवा अफसर को चुना, लेकिन अरुण गोयल ने तो समय से पहले ही इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2027 में समाप्त होने वाला था। तो जनवरी 2015 में अनूप बरनवाल ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर एक जनहित याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि कार्यपालिका के पास नियुक्ति की ताकत होने से इसकी स्वायत्तता पर असर पड़ता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन यह संसद के कानून के तहत होगा। जब तक यह कानून नहीं था तब तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सुझाव पर नियुक्ति होती थी। जाहिर है इससे भी स्वायत्तता नहीं बन पा रही थी। 2015 से 22 के बीच सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई। कहा गया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार हैं जो कि नहीं होने चाहिए। 2023 में कोर्ट ने कहा कि संविधान की स्थापना करने वाले कभी नहीं चाहते थे कि कार्यपालिका को नियुक्ति करने के विशेष अधिकार मिले। यही बात राहुल गांधी ने अपने असहमति पत्र में याद दिलाई है। उस समय कोर्ट को इस बात की फिक्र थी कि अगर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से सिर्फ कार्यपालिका यानी सरकार पर छोड़ दी जाएगी तो इसका बहुत नुकसान होगा। इसलिए कोर्ट ने एक नए सिस्टम की शुरुआत की। नियुक्ति की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को आदेश दिया कि जब तक इसे लेकर संसद एक नया कानून नहीं बनाती तब तक एक अस्थायी चयन समिति बनाई जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस शामिल होंगे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य आयुक्तों का भी चयन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को क्यों रखा था, यही सोचकर रखा होगा कि नियुक्ति के मामले में कुछ संतुलन दिखाई दे, लेकिन क्या चीफ जस्टिस को हटा देने के बाद वह संतुलन बरकरार रहा। 2 सदस्य सरकार के और 1 विपक्ष का संतुलन कैसे होगा। जरूर कोर्ट ने तब कहा था कि उसने जो समिति बनाई है वह अस्थायी व्यवस्था होगी और इसके लिए संसद को कानून बनाना होगा। क्या आपको याद है कि दिसंबर 2023 में जब मोदी सरकार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कानून पास करवा रही थी तब लोकसभा में विपक्ष के 100 से अधिक सांसद निलंबित थे। क्या विपक्ष के सांसदों के लौटने का इंतजार नहीं किया जा सकता था। हमने उस समय की कार्रवाई का वीडियो खोजा। इस वीडियो में हाँ कहते वक्त सत्ता पक्ष की तरफ कैमरा जाता है और जब ना की तरफ स्पीकर देखते हैं तो कैमरा विपक्ष की तरफ नहीं जाता, सत्ता पक्ष की तरफ ही रह जाता है। अगर विपक्ष की तरफ जाता तब आप देख सकते थे कि विपक्ष के कितने सांसद सदन में है और विपक्ष की बेंच कितनी खाली है। जब स्पीकर विधेयक के पक्ष में हाँ कहते हैं तो आवाज सुनाई देती है, जब विधेयक के पक्ष में ना कहते हैं तो ना की आवाज नहीं आती। और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। इस कानून को पास करते समय सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने के लिए कहा है। यह बात सही है, लेकिन क्या कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसा कानून बनाकर लाइए जिससे चुनाव आयुक्त सरकार के कब्जे में आ जाए। यह तो कोर्ट ने नहीं कहा। अनूप बरनवाल केस के समय कोर्ट ने यही कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र स्वायत्त होना चाहिए। सवाल है कि आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जाए कि यह स्वतंत्रता बनी रहे। गौरव भाटिया ने अपनी किताब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ कन्वर्सेशन विद पावर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए संविधान सभा की बहसों को भी देखा। उस दौरान सबकी राय इस पर एक थी कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन नियुक्ति कैसे की जाए इस पर एक मत राय नहीं थी।
नियुक्ति का काम संसद पर छोड़ दिया गया। संविधान सभा ने जब आर्टिकल 324(a) का ड्राफ्ट तैयार किया तो उसमें यह उम्मीद शामिल की गई कि संसद ऐसा कानून बनाएगी जो चुनाव आयोग को कार्यपालिका यानी सरकार से स्वतंत्र रखे। यह ठीक है कि चुनाव आयुक्तों को मनमाने तरीके से नहीं हटाया जाएगा, उनका कार्यकाल तय समय के लिए होगा, लेकिन इससे आयोग की स्वायत्तता सुनिश्चित नहीं हो जाती। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में किसका पलड़ा भारी है इसे भी देखना होगा और वह सरकार का पलड़ा भारी है। इसको जब चुनौती दिया गया है तो लगभग 3 या 4 ऑर्डर्स पास हुए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी हाल में। उसके मैं आपको डिटेल नहीं देना चाहता। 7 जनवरी को हुआ, 3 फरवरी को हुआ, 12 फरवरी को हुआ। इतनी जल्दी उच्चतम न्यायालय, जिसका मुझे कुछ अनुभव है, ऑर्डर नहीं देती है। 3 ऑर्डर 1-1.5 महीने में। और लास्ट ऑर्डर है 12 फरवरी का, डायरेक्शन दैट द मैटर नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑन 19/2/25। 19/2 कितने दिनों बाद है भाइयों और बहनों? अब मान लेता हूं मैं कि 19 तारीख को खत्म नहीं होगा, शुरू तो होगा, कुछ तो होगा। शुरू नहीं होगा तो उसके 4 दिन बाद लगेगा, मान लीजिए 2 हफ्ते बाद लगेगा, मान लीजिए 1 महीने बाद लगेगा। इन ऑर्डरों का मतलब नहीं 1 महीने बाद लगेगा। इसमें लिखा है मैटर टू बी हर्ड, मैटर टू बी हर्ड, इसमें लिखा है नॉट टू बी डिलीटेड। लेकिन ये मान भी लीजिए कि 2, 3, 4 हफ्ते बाद लगेगा। गुड गवर्नेंस का अभिप्राय क्या है? वो है समझना एक संदर्भ को, और सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुमत है और आप सत्तारूढ़ हैं, वो नहीं करना जो मनमानी है। तो इसलिए कांग्रेस का स्टैंड बड़ा स्पष्ट था, आज कल भी था, आज भी है और आज रहेगा ये स्टैंड जो आपके सामने हम व्यक्त कर रहे हैं कि 2 चीजें बड़ी सरल करनी है। आपको ईगो में फंक्शन नहीं करना है, आपको सिर्फ सरल चीज ये करनी है कि इस मीटिंग को जो आज शाम को 5:30 लगभग हुई उसको स्थगित करें। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, स्थगित कर रहे हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते की, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, हर स्टेक होल्डर, कांग्रेस शामिल, आपका समर्थन करेगी कि आप छोटी सी 2 लाइन की ओरल याचिका या लिखित याचिका दें उच्चतम न्यायालय को कि साहब 19 में जल्दी सुन लीजिए, 22 को, 20 को, 25 को खत्म कर दीजिए। यह आम होता है उच्चतम न्यायालय में। अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन एंड डिस्पोजल एप्लीकेशन करिए, हम आपका समर्थन करते हैं। अब आप ये सोचिए एक बात, मैं बड़ी एक सरल बात, कॉमन सेंसिकल बात कर रहा हूं। कल आपने अमुक व्यक्ति को, आज आपने अमुक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया सीयूसी, मिस्टर XYZ। 19 तारीख को नहीं तो 25 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो नया कानून है वो निरस्त करते हैं हम। कह तो सकती है, आज कम से कम संभावना तो है। ये तो नहीं कि एक तरफा आप सोचेंगे कि नहीं कर सकती उच्चतम न्यायालय। एक पक्ष हार सकता है, एक पक्ष जीत सकता है। 4 हफ्ते बाद भी उच्चतम न्यायालय कहती है कि हम ये कानून जो मैंने आपका नाम पढ़ा अभी आपको, वो हम निरस्त करते हैं। इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सेट्रा एक्सेट्रा 2023 है। तो आपने क्या क्या किया है? आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। ये अगर ईगो नहीं तो क्या है? आखिर सुप्रीम कोर्ट से फैसले का इंतजार इतना लंबा क्यों हो रहा है? यह बेहद जरूरी विषय है। अगर मोदी सरकार निष्पक्ष दिखना चाहती है, अपने बनाए उस कानून को लेकर इस हद तक निश्चिंत दिखना चाहती है, तो खुद से कोर्ट क्यों नहीं जाती कि इस मामले की सुनवाई जल्दी हो। लेकिन हमारा वीडियो इसी पर खत्म नहीं हो रहा है। हमारा सवाल है कि राजीव कुमार ने चुनाव आयोग को जिस मोड़ पर छोड़ा है, आप इस संस्था की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से बेखबर नहीं रह सकते। राजीव कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची को लेकर अलग अलग राज्यों में सवाल उठे हैं। महाराष्ट्र में 5 साल में 40 लाख नए मतदाता जुड़ते हैं और 5 महीने में ही 40 लाख जुड़ गए विधानसभा चुनाव के समय। वहीं दिल्ली में 4 साल में 4 लाख नए मतदाता जुड़ते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले 7 महीनों में, केवल 7 महीनों में 4 लाख मतदाता जुड़ गए। चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था ADR ने लोकसभा चुनाव के बाद रिपोर्ट प्रकाशित की और दावा किया कि ईवीएम में जितने वोट दर्ज हुए और जितने आखिरकार गिने गए, उसमें 5.5 लाख का फर्क है।
362 सीटों पर कुल 5.5 लाख वोट कम गिने गए। दूसरी तरफ 176 सीटों पर कुल पड़े वोटों से 35,093 वोट ज्यादा गिने गए। क्या ज्ञानेश कुमार इन सवालों का पारदर्शी तरीके से जवाब दे सकेंगे? दिल्ली चुनाव के समय आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के मंत्रियों के सरकारी घरों के पते से 30-40 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन दिए गए। क्या ज्ञानेश कुमार बताएंगे कि यह शिकायत सही थी और कौन यह फर्जीवाड़ा कर रहा था? उसके खिलाफ चुनाव आयोग ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? इन सवालों का जवाब ही तय करेगा कि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में चुनाव आयोग राजीव कुमार की विरासत को जारी रखेगा या उनसे अलग रास्ता अपनाएगा। अगर ज्ञानेश कुमार मतदाता सूची से लेकर अन्य सवालों का साहसिक जवाब देते हैं तो राजीव कुमार की विरासत खतरे में पड़ जाएगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मतदाताओं के नाम, पते और फोटो मांगे हैं ताकि वो अपने स्तर पर जांच कर सके। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त बनकर ज्ञानेश कुमार इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे? अगर ज्ञानेश औसत औसत और कई बार खराब शायरी का बोझ आम जनता पर ना डालें तो भी बहुत मेहरबानी होगी। भारत में एक से एक शायर हुए और अब भी हैं। राजीव कुमार ने क्यों औसत शेरो शायरी का चुनाव किया वही बता सकते हैं, लेकिन हमारे महान शायरों ने हर मौके के लिए उम्दा शेर कहे हैं। राजीव कुमार के शेर से एक बात समझ में आती है, खराब शायरी का चुनाव उन्होंने अनायास नहीं किया होगा। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। आरोपों और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले, कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। वो जानते हैं वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। निश्चित रूप से राजीव कुमार से आप गालिब या मीर होने की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं कि उनके कार्यकाल में जितने भी सवाल उठे उसका उन्हें संतोषजनक उत्तर देना चाहिए था। आयोग को संदेहों से ऊपर बनाए रखना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। उनके कार्यकाल में कितने ही सवाल उठे। यूपी उपचुनाव के समय क्या हुआ आपने देखा। मतदाता सूची को लेकर किस किस तरह के सवाल उठे आपने देखा, और मतदान की तारीखें घोषणा के बाद बदली गईं। जब हरियाणा चुनाव का सीसीटीवी फुटेज मांगा गया तब वो गिनाने लग गए राजीव कुमार कि इतना फुटेज देखने में 3600 घंटे लग जाएंगे। अगर इन मामलों में उनका कार्यकाल संदेह के ऊपर होता तो उनके औसत शेरों के जिक्र करने की नौबत नहीं आती। उम्मीद है कैरवान जैसी पत्रिका राजीव कुमार के कार्यकाल और फैसलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट छापेगी। जिस तरह से चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के रिटायर होने पर उनके कार्यकाल के बारे में कमाल की रिपोर्ट छापी गई है। लोकतंत्र में हर संस्था को अपना भरोसा समय समय पर बनाना पड़ता है।
चुनाव आयोग में आपका भरोसा कैसा हो, इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग की है। आपका वोट देने का संवैधानिक अधिकार तभी तक सुरक्षित है जब तक चुनाव आयोग नाम की संस्था स्वायत्त है और स्वतंत्र है। इस पर सरकार का नियंत्रण कम से कम हो। आपके उठाए सवालों के जवाब तुरंत और ठोस तरीके से मिलते रहे हों। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।